हाय गाइस, मैं हूँ जॉय बेल्जियम से और मेरी कहानी से पता चलता है कि कैसे एक प्रैंक से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने आर्टिस्ट माँ बाप की मैं इकलौती बेटी थी। मेरे पेरेंट्स अपने क्रिएटिव काम में हमेशा बिजी होते, इसलिए मेरे पास बहुत समय होता था मस्ती करने के लिए। मैं छोटी थी पर मुझ में बहुत एनर्जी थी। बचपन से ही मुझे मेरे पेरेंट्स और उनके दोस्तों पर प्रैंक्स खेलना बहुत पसंद था। कभी ज़ॉम्बी बनकर उन्हें डराती तो कभी मरने की एक्टिंग करती। 6 साल की होते होते मैं मस्ती में फायर अलार्म बजाती, सोते समय पेरेंट्स के बाल काट देती या चुपके से घर का टेम्परेचर बढ़ा देती। मेरी मस्ती से वो नाराज तो होते पर मुझे माफ कर देते मेरी प्यारी सी मुस्कान और मेरी बड़ी बड़ी मासूम आँखों को देखकर। हैरानी की बात है कि स्कूल में भी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। मेरे क्लासमेट्स को तो मैं काफी मजेदार लगती थी। मैं जहाँ भी जाती मस्ती का माहौल बनाने में माहिर थी। ऑफ कोर्स मेरा मजाक हर किसी को पसंद नहीं आता था, खासकर टीचर्स को। हमेशा मैं उन्हीं पर तो प्रैंक करती थी, पर मैंने ज्यादा कभी नहीं किया और वो मुझे हमेशा माफ कर देते थे। मेरे लिए सब अच्छा चल रहा था, पर फिर मैं पहुंची हाई स्कूल और फिर अचानक मेरे दोस्तों को मेरे मजाक बचकाने और बोरिंग लगने लगे। फिर मैं भी बोर हो गई तो मैंने प्रैंक करना बंद कर दिया। उसी दौरान हमारे स्कूल में एक नया लड़का आया, डेविड। वो एक फुटबॉल स्टार था जिसके पेरेंट्स हमारे पड़ोस में हाल ही में आए थे। ट्रेनर्स की नजर उस पर थी, सारे क्लब उसे चाहते थे और चीयर लीडर्स तो उस पर फिदा थी। डेविड ऐसा जॉक था जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, तो उस पर प्रैंक करने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी। मैंने छोटी छोटी चीजों से शुरू किया, जैसे शॉक वाला पेन, स्टिकी नोट्स या कैन वाला सांप, पर डेविड को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर मैं थोड़ी क्रिएटिव हुई, उसके हेलमेट में बेबी पाउडर डाल दिया, लेकिन पता लगा कि उसके फैन क्लब को ये हेलमेट पहनकर फोटो क्लिक करनी थी। चीयर लीडर का सर पाउडर से भर गया। ऑफ कोर्स वो भी फनी था, पर मेरा निशाना तो डेविड था। तब मैंने सोचा कि कुछ भारी प्रैंक करने होंगे। लॉकर रूम के दरवाजे के ऊपर मैंने स्लाइम बकेट्स लगा दी और जब फुटबॉल टीम अंदर आई तो सबके सब स्लाइम से नहा गए, सिवाय डेविड के। वो सबसे आखिर में अंदर आया, पर हैरानी की बात है कि वो इतनी जोर जोर से हंसने लगा कि मुझे भी हंसी आ गई। पूरी टीम भी हंसने लगी। लेकिन इस प्रैंक के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया और जाने से पहले प्रिंसिपल ने मुझसे ये सब साफ करने को भी कहा। हे, थोड़ी मदद कर दूं तुम्हारी? तुम की मदद करना चाहते हो साफ करने में? क्योंकि शायद मैं एक अच्छा इंसान हूँ, या शायद तुमसे बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? कि तुम मुझे इतना प्रैंक क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, या मुझसे प्यार करती हो और मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो? प्लीज, तुम मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और यू सपने देखो, तुम्हें देखकर लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही शरीफ हो, तो मुझे लगा तुम पर प्रैंक करना बनता है। पता तो चले तुम्हारा क्रिप्टोनाइट क्या है। वाओ, तुमने मुझे सुपरमैन कहा। वैसे मेरा क्रिप्टोनाइट है पिज्जा। सच में? बोरिंग। और खूबसूरत लाल बालों वाली लड़कियाँ जो मुझे प्रैंक करती हैं। यहाँ कहीं कैमरा लगे हैं क्या? नहीं, पर काश लगे होते, ताकि मेरी बातें सुन के तुम्हारे गाल जो लाल पड़े इन्हें बार बार देख पाता। मेरा फोन बज रहा है, कॉल लेनी पड़ेगी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये साइलेंट मोड पर है। हेलो, क्या? ओ माय गॉड, मेरी बिल्ली को सीपीआर चाहिए। हिम्मत रखो विस्कर्स, मैं अभी आती हूँ। चीजें ज्यादा ऑकवर्ड हो इससे पहले मैं भाग गई। अगले दिन घर में डेविड के ख्याल मेरे दिमाग में भरे हुए थे। क्या मुझे वाकई फुटबॉल स्टार से प्यार हो रहा था? कितना क्लीशे है। अचानक मुझे अननोन नंबर से मैसेज आया। हे, बाहर देखो, स्माइली फेस। डेविड की कार मेरे घर के सामने थी और वो वेट कर रहा था। तुम्हें कोई कूल मर्दों वाले काम नहीं करने हैं क्या? सोचा खूबसूरत लड़की के साथ समय बिताना ज्यादा फन होगा। वैसे तुमने स्लाइम साफ करने में मेरी मदद तो की थी। चलो पिज्जा खाने चलते हैं। ध्यान से जॉय, कहीं इसके बाद मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। मैंने अपनी आंखें तो घुमाई, पर मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी थीं। शायद ये क्लीशे इतना बुरा भी नहीं होगा। हमने पूरा दिन साथ में बिताया। पता चला कि वो तो काफी रोमांटिक लड़का था। हम दोनों में बहुत कुछ कॉमन था। मेरी तरह वो भी बहुत एक्टिव लड़का था, इसलिए बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसको फुटबॉल में डाला। जल्दी डेविड ने मुझे डेट के लिए पूछा और फिर हम साथ हो गए। हम स्कूल के हॉलवे में जाते तो उसकी चीयर लीडर फैन क्लब को जलते हुए देख सकती थी मैं। उन लड़कियों ने मेरे बारे में अफवाह फैलानी चाहिए, मुझ पर प्रैंक करने चाहे, पर मैंने हंसकर टाल दिया। जल्दी चीयर लीडर्स मेरी नकल भी उतारने लग गयी। डेविड का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने भी अपने बालों को रेड कलर से रंग दिया, पर डेविड की नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। वो मुझे ऐसे देखता जैसे दुनिया में इकलौती लड़की मैं ही हूँ। हमारे रिश्ते को 3 महीने हुए थे, पर मुझे लगने लगा कि डेविड मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैं जानती थी कि वो ट्रेनिंग में बिजी रहता है, पर 1-2 बार मुझे पता चला कि उसके फुटबॉल के दोस्त ट्रेनिंग के बाद घर चले गए और वो कहीं और ही चला गया। मैं जानती हूँ कि कोई दूसरी लड़की नहीं थी, पर कुछ तो बात है। मैं ध्यान देने लगी। एक दिन उसके फोन पर टिंडर का नोटिफिकेशन आया। मैं मैसेज तो नहीं पढ़ पाई, पर ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैं उसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी वो इस चीज से इनकार कर देगा और मैं विश्वास भी कर लूंगी। तो मैंने सोचा कि मैं टिंडर पर एक फेक अकाउंट बनाकर उस पर प्रैंक करती हूँ। अगर वो कुछ नहीं छुपा रहा तो हम दोनों हंसकर आगे बढ़ेंगे। मैंने लाल पोनी टेल वाली आर्टिस्ट बनकर टिंडर पर अकाउंट बनाया और हम दोनों मैच कर गए। हमने एक दूसरे को मैसेज किया और उसने मुझे डेट पर आने को कहा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वो शायद मुझ पर चीट कर रहा है। अब ये प्रैंक नहीं रहा था। ओके, चलो
अब पता करते हैं डेविड तुम्हारी असलियत। मैंने लगाया मेकअप, विग, वायलेट कॉन्टैक्ट लेंसेज और कपड़े जिनसे मैं टिंडर प्रोफाइल वाली लगूं। हम लोग कैफे में मिले और वो बहुत अच्छे मूड में था। मेरी असली आवाज पता न चले इसलिए मैंने ज्यादा बातचीत नहीं की। सारी बातें वही कर रहा था, पर कभी कभी वो बोलना बंद करके प्यार से मुझे देखता और मेरे हाथ को भी छूता और एक एक सेकंड के साथ मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं उसे बताने वाली थी कि वो पकड़ा गया, पर अचानक एक खूबसूरत लाल बालों वाली लड़की हमारी टेबल के पास आई और डेविड के चेहरे का रंग उड़ गया। कि क्या बकवास है डेविड, तुमने कहा था ये बस एक बार होगा। जॉर्जिया मेरी बात सुनो, जैसा दिखता वैसा है नहीं। तो ये क्या है डेविड, दूसरी लड़की से मिलने आए हो जबकि तुम अब तक मेरे साथ हो। इसके पहले फूलों की दुकान वाली फ्रेंचेस्का थी, तुम अब भी उससे मिल रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो डेविड? प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दो। वो कैफे से बाहर गई और डेविड उसके पीछे पीछे भागा। ये सब समझने में तो मेरा दिमाग ही घूम गया। डेविड एक वुमेनाइजर था जिसे लाल बालों वाली लड़की में इंटरेस्ट था। मैं फेक टिंडर आर्टिस्ट, जॉर्जिया और फ्रेंचेस्का और भी थी। मुझे और जवाब चाहिए थे तो मैंने डिसाइड किया फ्रेंचेस्का से मिलने का। उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। सुंदर फूलों से वो घिरी हुई थी, पर फूलों की सुंदरता उसके सामने कुछ भी नहीं थी। वो बहुत खूबसूरत थी। क्या तुम डेविड की गर्लफ्रेंड हो? हाँ, क्या सब कुछ ठीक है? सच कहूँ तो जॉर्जिया ने मुझसे ये पता करने के लिए कहा था। बेचारी, बुरा लगता है मुझे उसके लिए। वो डेविड के एक्स है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड है उसके लिए। अब भी बेचारी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही कि डेविड अब सिर्फ मुझसे प्यार करता है। क्या वो कमाल का झूठ बोलता था डेविड। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतनी आसानी से उसकी बातों पर यकीन किया। काश चीटिंग पुलिस नाम की कोई चीज होती तो मैं उसे अरेस्ट करवा देती, पर यहाँ सिर्फ मैं थी और मुझे कुछ करना होगा। तो मैंने सोचा मैं वही करूंगी जिसमें मैं माहिर हूँ। तो मैं डेविड को प्रैंक करूंगी। तो अगले दिन जब हम मिले मैंने चुपके से उसके फोन का पासवर्ड देख लिया और जब वो ट्रेनिंग के लिए गया तो मैंने उसके फोन से फेसबुक पोस्ट की, हे बेब, अगर तुम ये देख रही हो तो आज रात एक सरप्राइज के लिए तैयार रहो। विंकी फेस हार्ट। आज शाम 7 बजे फाउंटेन पर। 7 बजे फाउंटेन पर लाल बालों वाली लड़कियों की भीड़ जमा हो गई। इतने लोगों को देखकर मैं भी हैरान थी। उसमें जॉर्जिया और फ्रेंचेस्का भी थे। उन्होंने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था। फाइनली डेविड आया। लड़कियों की भीड़ उसकी तरफ दौड़ी और अचानक रुककर एक दूसरे को देखने लगी। डेविड ने उन सबको देखा तो घबरा गया। उसका पर्दा फाश हो चुका था। घबराकर वो अपनी कार में वापस बैठा और पागलों की तरह वहाँ से भाग गया। ये तुमने किया है ना जॉर्जिया? तुमने ये सब प्लान किया ताकि मैं उसके साथ ब्रेकअप कर लूं। तुम कितनी क्रेजी एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये तुम क्या बोल रही हो? हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। ये क्या बकवास है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो सब पागलों की तरह लड़ने लग गयी। मैं वहाँ से चली गई। सच्चाई सामने लाकर जीत तो गई थी, पर बुरा भी लग रहा था कि डेविड ने धोखा दिया। उसके अगले दिन फुटबॉल का बहुत बड़ा मैच था और डेविड ने बहुत बुरा खेला। हमारी टीम हार गई थी। दूसरी टीम के लोग बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मेरा ध्यान भटक गया उससे। मेरा पेट भी दुख रहा है, शायद कुछ गलत खा लिया और कल रात को ठीक से सोया भी नहीं था। डेविड प्लीज झूठ बोलना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिमाग आज खेल में क्यों नहीं था, क्योंकि कल तुम्हारी चीटिंग का पर्दाफाश हो गया। हाँ, मैंने ही सारी लड़कियों को वहाँ बुलाया था। मैंने उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया और वो रोने लग गया। जॉय प्लीज मेरा साथ मत छोड़ो। मुझे सब लड़कियों की परवाह है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर प्यार हो जाता है। लेकिन तुम इकलौती हो जो मुझे अच्छे से जानती हो। मैं भी सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ। प्लीज बात करते हैं ना। डेविड, तुम्हें बात करनी चाहिए थेरेपिस्ट से, मुझसे नहीं। लेकिन पहले उन सबको सच्चाई बताओ और माफी मांगो। ईमानदार बनोगे तो अच्छा लगेगा। हमारे लिए देर हो चुकी है। तुमसे भरोसा उठ गया मेरा। जल्द ही पूरे स्कूल को पता लग गया था। चीयर लीडर सब मेरा मजाक उड़ा रही थी और स्कूल की फुटबॉल टीम मुझसे नाराज थी क्योंकि मैच से पहले मैंने उसका मूड खराब किया था। अचानक स्कूल में हर कोई मुझसे नाराज था। इन सब से भागने का रास्ता खोजने लगी मैं। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। किस्मत से डेविड से धोखा खाई लड़कियों के लिए जॉर्जिया ने एक क्लब बनाया था। हम सब ने अपनी कहानियाँ बांटी। पता चला कि डेविड सालों से लाल बालों वाली लड़कियों को डेट कर रहा था, एक साथ प्रपोज भी किया था। मैंने भी अपनी कहानी बताई। ये सब बताकर अच्छा लगा। लड़कियों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं MSA पर अपनी कहानी बताऊं, पर मुझे ऑफलाइन सपोर्ट भी चाहिए था। तो मैं जॉर्जिया और फ्रेंचेस्का से मिलने गई। हम लगातार मिलने लगे और मिलते मिलते हम अच्छे दोस्त बन गए। हम सब ने अपनी कहानी एक मैगजीन आर्टिकल में बताई और वो बहुत पॉपुलर हुई। डेविड को काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। उसने अपने किए पर माफी मांगी और कहा कि वो थेरेपी के लिए जाएगा। वेल साहब, ये काम तो किया नहीं, क्योंकि सालों बाद जब उसने फेमस फुटबॉलर बनके एक फेमस सिंगर से शादी की तो उसने सबके सामने डेविड की चीटिंग का पर्दाफाश किया, उसे तलाक दिया और उसका सारा पैसा ले गई। फाइनली डेविड को उसके किए की सजा मिली। हाँ, और पता तो लग गया होगा कि मुझ में एक्टिंग का टैलेंट है और इसी को सीखने में एक बहुत बड़े स्कूल भी गई। देखो, जॉर्जिया का एक बड़ा भाई था चेज, जिसके उसके जैसे ही कर्ली बाल थे। जब मैं उससे पहली बार मिली तो उसने हम पर एक बड़ा सही प्रैंक किया। हमारी चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया। फ्रेंचेस्का ने गुस्से में चाय थूक दी, पर मेरी तो हंसी छूट गई। ध्यान रखना, वरना मेरे अंदर के प्रैंक के शैतान को जगा दोगे।
चैलेंज मंजूर है। उस दिन के बाद से चेज अक्सर हमारे आसपास ही रहता। एक दूसरे को प्रैंक करके हमें बहुत मजा आता। एक दिन मेरी पहली फीचर फिल्म की प्रीमियर पर चेज ने मुझसे कहा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम मेरी जिंदगी में बहुत खुशियाँ लाई हो जॉय। आई लव यू। चीज, वाह, शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ओह माय गॉड जॉय, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या? मैं भी ओके, मैं अब मजाक कर रहा हूँ। पहले वाला मजाक नहीं था। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मैं तुम्हें मार दूंगी। हाय, मेरा नाम है हेजल और मेरे पेरेंट्स कनेटिकट के लॉयर्स हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। जब से मुझे याद है, मुझे अपने बारे में 2 चीजें बताई गईं। पहली कि मैं बेहद खूबसूरत थी, एक डिज्नी प्रिंसेस या मूवी स्टार जितनी सुंदर। और दूसरी, मेरे साथ कुछ बहुत गड़बड़ थी। मेरे आसपास के सब लोगों से मैं बहुत अलग थी। मेरे पेरेंट्स ने भी छोटी छोटी बातों से शुरू किया था। जैसे मेरी मॉम ने पूछा कि वो एक बहुत ही घटिया सी ड्रेस में कैसी लगती हैं, और मैंने सच बता दिया, याक, आपकी ड्रेस पॉटी जैसी लगती है। मैंने पूरे दिन इसे पहना है। ओह, ये मजाक कर रही है। मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको ये ड्रेस फेंक देनी चाहिए। और मॉम रोने लगी। हेजल, मॉम को बुरा लग गया। पर उन्होंने मुझसे पूछा, अगली बार कहना कि आप अच्छी नहीं लग रही हो के। मुझे समझ नहीं आया कि झूठ क्यों बोलना है, पर बाद में जाना कि लाइफ में तो आपको हमेशा झूठ बोलना होता है। जैसे 3rd क्लास में मेरे डैड के बॉस डिनर पर आए थे और मैंने कहा, मैं आपका जानती हूँ, डैड कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे स्टूपिड और लेजी बॉस हैं। आप ऐसे क्यों हैं? वो बहुत गुस्सा हुए। वो डैड पर चिल्लाए और उनसे लगातार 4 वीकेंड्स तक काम करवाया। डैड मुझसे प्यार करते थे इसलिए गुस्सा नहीं हुए, पर मुझे रोज दोबारा समझाने की कोशिश की और मैंने उन्हें सीखने की कोशिश भी करी, पर मैं सबसे अलग थी। जब आप 6th क्लास में पहुंचते हो तो हर कोई मजाक करता है, प्रैंक्स खेलना शुरू करता है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो जिसे पता नहीं लगता कि लोग झूठ कब बोल रहे हैं, तो लाइफ बहुत मुश्किल होगी। सबसे बुरा था मेरा क्लासमेट हंटर। वो बेटा था बहुत ही अमीर पॉलिटिशियंस का और उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है। वो हमेशा बच्चों के साथ प्रैंक्स करता, टीचर्स के साथ भी, और कभी उसे एक डिटेंशन से ज्यादा सजा नहीं मिली। एक बार उसने सबसे कहा कि उसके पेरेंट्स सीक्रेट जासूस हैं और मैं ही एक गधी थी वहाँ पर जिसने उसकी बात पर यकीन कर लिया। मैं तो नोट्स भी लेने लगी उसकी बताई हर झूठी बनावटी डिटेल्स के। जब सब हंसने लगे तब उसने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे थे? तुम बोर हो गए हो या पागल हो? तुम्हें सच में पता नहीं लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अमेजिंग। ये एक स्टूपिड रोबोट जैसी है। हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे डैड के क्लाइंट्स हैं। मेरे डैड एक डिवोर्स लॉयर हैं। ये सुन के उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मेरे पेरेंट्स तलाक ले रहे हैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता था? वो भाग गई वहाँ से। जवाब तो सही है, लेकिन कितनी हार्टलेस हो यार। क्या? मेरी बात सुनकर लोग मुझसे दूर जाने लगे थे। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अजीब हो तुम, किसी दूसरे प्लेनेट से हो क्या? उसके जोक्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। दिन खत्म होते होते खबर हर जगह फैल गई थी। हेजल अजीब है, वो सुंदर है पर पागल है। हेजल इस दुनिया की सबसे रूड चुड़ैल है। मेरी जबान ही काली थी। लोग या तो मुझसे नफरत करते या मुझसे डरते। जब तक मैं 11th क्लास में पहुंची, मेरे टीचर्स तक मुझसे चिढ़ने लगे थे। एक बार एक टीचर मुझ पर चिल्लाने लगी क्योंकि भरी क्लास में मैंने उसकी गलती पकड़ ली। लेकिन सिर्फ आपका मन रखने के लिए सब लोग गलत आंसर क्यों लिखेंगे? काश तुम्हारे मैनर्स तुम्हारी शक्ल जितने अच्छे होते। काश आपका वेग अच्छा होता। हमें पता है आप गंजी हो। डिटेंशन अभी। व्हाटएवर। मैं वियर्ड थी, मेरे दोस्त नहीं थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मैथ्स और साइंस इंसानों से बेहतर समझती थी और ये मेरे लिए काफी था। सिर्फ एक हंटर ही था जो मुझसे बिल्कुल नहीं डरता था। वो हमेशा मुझ पर स्टूपिड से प्रैंक्स करता जब हम दोनों डिटेंशन में होते। एक तरह से मुझे वो पसंद था। हंटर चाहे कितनी भी अजीब हरकतें करे, उसके हमेशा दोस्त बनते। और तब आया मुझे एक आइडिया। हंटर, तुम काफी अजीब हो। एक्सक्यूज मी? मतलब तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम्हारे मार्क्स खराब आते हैं और तुम हमेशा डिटेंशन में होते हो। वाओ। तुम अजीब हो लेकिन तुम फिर भी पॉपुलर हो। ऐसा कैसे करते हो तुम? मैं हैंडसम हूँ, अमीर हूँ, फनी हूँ। देखो, मैं भी थोड़े मजे करना चाहती हूँ यहाँ के आखिरी 2 साल। सोचो तुम कैसे फ्रेंड्स बनाते हो और मुझे समझाओ जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। इसमें तो टाइम लग जाएगा, पर मुझे भी कुछ चाहिए। तो तुम मेरा सारा होमवर्क करोगी? तो मुझे भी चाहिए एक प्रॉपर फ्रेंडशिप का कोर्स, टेस्ट के साथ। तो फिर मुझे कहना होगा प्रोफेसर हंटर। मैं ये नहीं कहूँगी। कहना तो पड़ेगा ही। ठीक है,
प्रोफेसर हंटर, डील पक्की हो गई। अगले दिन लंच में मैं हंटर से एक खाली क्लासरूम में मिली, बाकियों की तरह बनने के मेरे पहले लेसन के लिए। मैं तुमको बचपन से जानता हूँ और मेरी एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये कोर्स तैयार किया है। वाओ! इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और अगर तुम ये सीख गई तो तुम भी पॉपुलर हो जाओगी। चलो करते हैं। पहला चैप्टर है जोक्स। जोक्स वो झूठ है जो लोगों को हंसाते हैं। अगर तुम्हें झूठ समझ में नहीं आता तो तुम तब हंसो जब बाजू वाला हंसे। पर अगर वो मुझ पर हंस रहे हो तो उनकी तरफ ध्यान मत दो, भरोसा करो। हमने उन जोक्स की लिस्ट बनाई जो मैं लोगों पर यूज कर सकती थी और हमने घंटों प्रैक्टिस करी। सही टोन पकड़ना बड़ा मुश्किल था। मेरी क्लास में एक नई लड़की आई थी, स्टेसी, और मेरे बारे में उसने अब तक कोई अफवाह नहीं सुनी थी। मेरे नए पावर्स के लिए वो परफेक्ट टारगेट थी। मैं उसके साथ लंच पर बैठी और एक के बाद एक जोक सुनाए। वो तो हंस हंस के गिर ही पड़ी। वाओ हेजल, तुम तो सुंदर भी हो और फनी भी। मेरे घर आज एक स्लीप ओवर है, आओगी? ओह माय गॉड, मेरा पहला स्लीप ओवर। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि तुरंत भागी हंटर को बताने के लिए। काम करने लगा है। समय है दूसरे लेसन का। चैप्टर 2, कैजुअल चैट्स। ये है लिस्ट उन टॉपिक्स की जिसके बारे में तुम स्लीप ओवर्स में बात कर सकती हो। किस बारे में बात नहीं कर सकती? कोई सीरियस बात नहीं, ना डिप्रेसिंग न्यूज, ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ। लोग इससे बोर हो जाते हैं। पर ये इम्पोर्टेंट है। जानता हूँ, बस बता रहा हूँ कि लोगों को क्या पसंद है। ठीक है। स्लीप ओवर पर मैंने उस लिस्ट को यूज करने की कोशिश करी, पर ये मुश्किल था। 1-2 बार मैंने ऐसा कुछ कहा जिससे लोग मुझे अजीब तरह से देखने लगे और मुझे कारण नहीं पता था। तो मैं तब तक चुप रही जब तक कोई मुझसे सवाल नहीं करता और तब हंसती जब सब हंसते। और जानते हो क्या, ये काम कर गया। स्टेसी ने मुझे एक और स्लीप ओवर के लिए इनवाइट किया और अगले दिन वो स्कूल में हर जगह मेरे साथ गई। जब मैंने हंटर को देखा तो उससे लिपट गई। मैंने दोस्त बनाए। तुम सबसे अच्छे टीचर हो। थैंक यू हंटर। प्रोफेसर हंटर। Oh, come on. तीसरा चैप्टर, सिमिलर इंटरेस्ट्स। हंटर का कहना था कि मुझे स्टेसी के साथ वो करना चाहिए जो उसको पसंद है। वो गप्पे बहुत मारती थी। मुझे ये चीज थोड़ी अजीब लगती थी, पर इससे वो पूरे स्कूल में बहुत पॉपुलर थी। सारा टाइम मॉल में बिताती। मुझे वहाँ का शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी मैं उसके साथ गई और अपने क्लास की लड़कियों के साथ मैंने दोस्ती भी करी। फिर वो मुझे एक से दूसरी दुकान पर लेके गई। अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करी जब तक मैं थक नहीं गई। पर हे, सबको लगा कि मैं बहुत अच्छी लगती हूँ अपनी नई ड्रेस में। उस दिन की थकान मिटाने के लिए मैं 13 घंटे सोई थी और फिर स्टेसी ने मेरे ऊपर एक बॉम्बशेल गिरा दिया। वो चाहती थी मैं एक डेट पर जाऊं। वो मेरे साथ केमिस्ट्री में है और बहुत क्यूट है और बदले में तुम मुझे हंटर के साथ सेटअप करो। वो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ वो है। वो बहुत ही हॉट और पॉपुलर है, तो मैं जाऊंगी उसके साथ डेट पर। तुम उससे बात करोगी? मैंने हाँ कहा और फोन काट दिया। मैं अपनी लाइफ की पहली डेट पर जाऊंगी। मैं बहुत घबरा गई। अगले दिन स्कूल में मैंने हंटर को एक खाली क्लासरूम में खींचा। मुझे एक इमरजेंसी लेसन चाहिए। स्टेसी ने मुझे डेट के लिए सेटअप किया है। सच में तुम जाना चाहती हो? हाँ, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हमने डेट की प्रैक्टिस नहीं करी। तुम मेरे साथ एक डेट प्रैक्टिस करना चाहती हो? मुझे कुछ टिप्स चाहिए। जोक्स, कैजुअल टॉक्स और सिमिलर इंटरेस्ट के अलावा क्या बात कर सकती हूँ? ये एक डेट है तो छूना पड़ेगा। कहाँ? या तो बाह को या हाथ को या ऐसे? हाँ, और डेट खत्म होने पर तुम उसे हक कर सकती हो, पर उसका सिर मत छूना। और क्या? तुम उसे किस कर सकती हो। कुछ देर के लिए वो बस मुझे देखता ही रहा। वो मुझे और कुछ नहीं बताएगा। ओके, वेल, टिप्स के लिए थैंक्स। फिर मैंने उसका सर छुआ और चली गई। जाने से पहले मैंने उससे पूछा क्या वो स्टेसी के साथ डेट पे जाएगा। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, वो क्यूट है। ठीक है, चला जाऊंगा। स्टेसी बहुत खुश थी अपनी डेट के लिए। उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो फन थी, प्रेटी थी, सोशेबल थी और मैं डर से कांपे जा रही थी। जब मैं उसके फ्रेंड जेम्स से मिली तो उसने कहा, वाओ, तुम तो यार सबसे सुंदर लड़की हो। थैंक्स, तुम भी हो। ओह चुप रहे हेज़ल गधी। मैं बस चुप रही और उसका हाथ एक रोबोट की तरह छुआ और ये काम कर भी रहा था। लेकिन फिर हंटर की लैम्बोर्गिनी रेस्टोरेंट के सामने आई। स्टेसी को अपनी बाहों में लिए वो आया। अरे, तुम लोग डेट के लिए यहाँ पर आए हो? मैंने बताया था ना हम कहाँ जा रहे हैं। भूल गया था। वेल, ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा। वो हमारी टेबल पर बैठ गया। सच कहूँ तो हंटर के आने से मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई, पर वो गुस्से में बदल गई जब हंटर दूसरी, तीसरी और चौथी बार मेरी डेट पर आ गया। एक बार हम सब मूवी देख रहे थे और हंटर का बर्ताव इतना अजीब था। वो जेम्स के साथ लड़ाई करता रहा कि कौन मेरा सोडा शेयर करेगा या कौन मेरे पॉपकॉर्न की बकेट में हाथ डालेगा। स्टेसी गुस्से से दोनों को घूर रही थी। आखिर ये सब चल क्या रहा था? और हमारी अगली डबल डेट पर ये सारी टेंशन फूट गई। स्टेसी ने स्ट्राइक किया, हंटर को किस करने की कोशिश की। वो पीछे हुआ और वो नीचे गिर गई, सीधा मुंह के बल। ओह माय गॉड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं डर गया था। ये हमारी 5वीं डेट है और तुम किस करने से डरते हो?
क्योंकि इसे हेजल पसंद है। क्या? तभी तो हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़ा है। हेजल, क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। बताओ इन्हें हंटर। पर हंटर चुप रहा। वो कुछ कह क्यों नहीं रहा था? और तभी उसका फोन बजने लगा। वो साइड में चला गया फोन उठाने के लिए। जब वापस आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। एक इमरजेंसी हो गई है तो मुझे जाना पड़ेगा, बाय। हाँ, बहाना मारो और चले जाओ। जर्क। स्टेसी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। मुझे चिंता होने लगी। हंटर को इतना घबराया मैंने कभी नहीं देखा था। उसे कई बार कॉल किया पर उसने फोन नहीं उठाया। मेरे मैसेजेस का भी जवाब नहीं दिया उसने। वो अगले दिन स्कूल भी नहीं आया तो मैं जानती थी मुझे उससे मिलना होगा। उस वीकेंड में हंटर के मैंशन गई पहली बार। वो बहुत बड़ा था। मैंने ऐसे नाटक किया कि स्कूल में कोई इमरजेंसी है ताकि उसका बटलर अंदर आने दे। घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि हंटर के पेरेंट्स जोर जोर से लड़ाई कर रहे थे। 1 मिनट ही मैंने बात सुनी और समझ गई क्या हुआ है। हंटर के डैड चीट कर रहे थे बहुत सारी औरतों के साथ और अब उसके पेरेंट्स के बीच बड़ी लड़ाई हो गई थी। मैंने चुपके से निकलने की कोशिश करी पर उसके डैड ने मुझे देख लिया। कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे घुस गई? आई एम सॉरी सर, मैं हंटर की दोस्त हूँ। हेजल, तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। तुम्हारे पेरेंट्स का तलाक हो रहा है इसीलिए तुम स्कूल नहीं आ रहे हो क्या? हाँ, पर तुम किसी को बता नहीं सकती हो। आई एम सॉरी, तुम्हारे डैड एक चीटिंग जर्क हैं। एक्सक्यूज मी, तुम कुछ भी नहीं जानती हो। मैंने सुना है कि आपने चीट किया है तो आप एक जर्क हैं। इस लड़की को मेरे घर से निकालो। इससे पहले कि उन्हें और गुस्सा आए मैं वहाँ से निकल ली। हंटर एक्चुअली हंसने लगा था। किसी ने उनसे आज तक ऐसे बात नहीं करी। तुम कमाल हो यार। थैंक यू। मुझको तुमसे प्यार हो गया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या? मजाक कर रहा हूँ। ओह अच्छा मजाक है। जाते हुए मैं बहुत ही कंफ्यूज थी। क्या वो सच में मजाक कर रहा था? नहीं, ये बेवकूफी भरा ख्याल था। मैं खुश थी कि वो ठीक है। 1 हफ्ता और लगा हंटर को स्कूल में वापस आने में और मैं बहुत एक्साइटेड थी हमारे आखिरी लेसन के लिए। पर रात में किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। बाहर देखा तो हंटर खड़ा था और वो बहुत गुस्से में था। मेरे पेरेंट्स के बारे में तुमने किसको बताया? न्यूज़ देखी है तुमने? वो मेरे घर के अंदर घुसा और टीवी चालू कर दिया। उसके पेरेंट्स का चेहरा था न्यूज में और हेडलाइन थी लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चीटिंग स्कैंडल। नहीं, मेरे घर के सामने कैमरों की लाइन लगी पड़ी हुई है। किसको बताया तुमने हेजल? मुझे माफ कर दो हंटर, मैंने स्टेसी को बताया। क्या कहा तुमने? तुम इतने दिनों से स्कूल नहीं आए थे तो वो बहुत घबराई हुई थी। मुझे बताना पड़ा। उसने वादा किया था किसी से नहीं कहेगी। तुम्हें लोगों की जरा भी समझ नहीं है क्या? तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे कंधे पर रो रही थी, जानना चाहती थी तुम्हें क्या हुआ है। हमने किस भी नहीं किया है और मुझे वो पसंद भी नहीं है। तुम्हें एक एक चीज लिख कर बतानी पड़ेगी क्या? हाँ बतानी पड़ेगी। मैं ऐसी हूँ। मेरा फ्रेंड बनने की यही कीमत है। हंटर गुस्से में वहाँ से चला गया और मेरे आंसू नहीं रुक पाए। मैंने फिर से कर दिया था। ये मेरी ही गलती थी। मैं ही सोच रही थी कि मैं सारे रूल समझ जाऊंगी बस क्लासेस लेकर। हंटर स्कूल वापस नहीं आया और जब मुझे स्टेसी दिखी तो मैंने उसे कॉलर से पकड़ लिया। तुमने ही खबर फैलाई थी? हाँ, न्यूज चैनल ने मुझे इसके लिए ढेर सारे पैसे दिए थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हंटर एक प्लेयर है, बिल्कुल अपने डैड की तरह, और तुम मेरी दोस्त होने का नाटक कर रही थी जबकि पूरे टाइम हंटर के साथ फ्लर्ट कर रही थी। ऐसा नहीं है। ये बहुत साफ था। तुम्हें लगता है तुम उसे मुझसे चुरा लोगी क्योंकि तुम सुंदर हो? तुम्हारा दिमाग खराब है और हंटर को तुमने बहुत दुख पहुँचाया। गुड, अच्छा हुआ। स्टेसी को खींच के तमाचा मारा मैंने। यकीन नहीं होता तुम्हारा दोस्त बनने की इतनी कोशिश की मैंने। बहुत बकवास हो तुम। मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने गिल्ट के साथ थोड़ा समय भी दिया। गिल्ट हंटर को धोखा देने का, स्टेसी पर विश्वास करने का और दुनिया की सबसे स्टूपिड लड़की होने का। इतनी दुखी मैं कभी नहीं हुई थी और मेरे पेरेंट्स मुझे थेरेपिस्ट के पास लेकर गए। जब पहले मुझे पता लगा था कि मुझे सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है तो मैं घबरा गई थी। मैं इससे बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जब मैं और अमेजिंग लोगों से मिली जो मेरी तरह ही थे, मेरा डर दूर होने लगा। जब ब्रेक के बाद मैं वापस स्कूल में आई तो मुझ में एक नई एनर्जी और कॉन्फिडेंस था। मुझे पता लगा कि स्टेसी वहाँ से जा चुकी थी। जब हंटर के डैड को पता लगा कि उसने लीक किया था स्कैंडल, उन्होंने उसे स्कूल से निकलवा दिया। कर्मा। पूरा दिन मैंने हंटर को ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। क्या वो अभी स्कूल नहीं आ रहा था? और तभी मुझे एक आइडिया आया। मैं एक टीचर के पास गई और उससे कहा, आज मैं किसी भी क्लास में नहीं आऊंगी। क्या? क्लासेस बोरिंग होती हैं और YouTube भगवान है। वेल, YouTube नहीं मिलेगा तुम्हें डिटेंशन में। यस। जैसे ही मैं रूम में घुसी और मुझे हंटर का प्यारा चेहरा दिखा, उस पर कूद पड़ी मैं। हंटर! हेजल, तुम वापस आ गई। डिटेंशन में गले लगना मना है। जाके दूर बैठो, दूर। हमें दूर तो बैठना पड़ा पर हंटर ने फिर भी मुझे अपने घर के बारे में सब बताया। उसके डैड चले गए थे पर पहले से बेहतर थे उनके हालात।
और मैंने उससे अपने बारे में बताया। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो हंटर। तुम्हें नफरत होगी मुझसे और मैं ये डिजर्व करती हूँ। मैंने धोखा दिया तुम्हें। मैं नफरत नहीं करता तुमसे और मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर भी मैंने सब बिगाड़ दिया। बिगाड़ा तो सब कुछ मेरे डैड ने था, तुमने तो बस सच बोला है। सब लोग झूठ बोलते हैं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? नहीं, जो चीज तुम्हारे बस में नहीं है मैंने उस बात पर तुम पर चिल्लाया। मुझे माफ कर दो। हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। क्या मिस करती हो? तुम्हारे स्टूपिड प्रैंक्स, जोक्स, तुम्हारी मुस्कान। तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद को पसंद करती हूँ। अचानक हंटर अपनी सीट से उठ के मेरे पास आया और मुझे किस किया। ओह माय गॉड! मेरे साथ डेट पे चलोगे? हाँ। गुड। उसने मुझे फिर किस किया और टीचर चिल्लाई, किस नहीं करना डिटेंशन में। हाय, मैं हूँ टीना, न्यू जर्सी से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा जन्म एक बहुत अमीर माँ के पास हुआ जिनकी एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी थी। डैड मॉम को छोड़कर चले गए जब मैं 2 साल की थी क्योंकि वो उनके ओवर एम्बिशियस नेचर को नहीं झेल पाए। लेकिन सच कहूँ तो मॉम के साथ रहना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो घर पर होती ही इतना कम थी। ज्यादातर मॉम से मैं तब मिलती जब वो ढेरों खिलौनों के साथ अपनी विदेश की ट्रिप से लौटती। शायद मेरे साथ समय ना बिताने की भरपाई का तरीका था, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर रही थी। मैं घंटों अपने खिलौनों के साथ खेलती जैसे वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हों। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने देखा कि मॉम मेरी जिंदगी से कितनी गायब थीं। वो स्कूल के खास इवेंट्स अक्सर मिस करती थी। जब मैं 5th क्लास में थी तब मुझे स्कूल के नाटक में रपुंज़ल बनने का मौका मिला मेरे रेशमी लंबे बालों की वजह से। और मॉम ने वादा किया था वो जरूर आएंगी, लेकिन जब तक वो स्कूल पहुंची नाटक खत्म हो गया था। माफ करना बेटा, मैं जरा जरूरी काम में फंस गई थी। जानती हूँ मॉम, मैं कभी आपके काम से ज्यादा जरूरी नहीं होंगी। स्वीट हार्ट, ये मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। एक दिन ये कंपनी तुम्हारी होगी। पर मुझे आपकी स्टूपिड कंपनी में काम नहीं करना है। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मेरी ड्रामा टीचर कहती है मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ। ऐसे बकवास आइडियाज तुम्हारे दिमाग में डालने के लिए तुम्हारी टीचर को सुनाऊंगी मैं। एक्टिंग सिर्फ वो लोग करते हैं बेटा जो किसी और काम के लायक नहीं। पर मॉम ने अपना हाथ ऊपर किया और मैं जान गई कि आगे बहस का कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरी एक्टिंग का कीड़ा मरा नहीं। मैंने स्कूल का ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लिया और हर तरह के नाटक किए। ऑफ कोर्स मॉम को कोई खबर नहीं थी। जब मैं 10th क्लास में थी मैं एक मॉल में थी और देखा एक लड़की मुझे अजीब तरह से घूर रही है। फिर उसने मेरा पीछा कॉफी शॉप तक भी किया। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है तो मौका मिलता ही उसे धर लिया। तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर ऑटोग्राफ चाहिए तो सीधे सीधे बोलो, मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ क्यों चाहूंगी? क्योंकि मैं कल की ऐश्वर्या राय हूँ। ये बिलबोर्ड्स देख रही हो? कुछ सालों में मेरा चेहरा होगा इन पर और मैं नहीं चाहती कि तुम आगे जाके पछताओ। मुझे लगा कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो, पर शायद मैं गलत थी। इस लड़की को लगा कि मैं कोई और हूँ। अचानक मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा मचलने लगा। एक्चुअली मैं हूँ जैकी की गर्लफ्रेंड, पर मेरे भाई का नाम फ्रेड है। ऑफ कोर्स, पर मैं उसे जैकी कहती हूँ। जब हम पहली बार मिले तो बारिश हो रही थी और उसने मुझे जैकेट दी, तब से मैं उसे जैकी कहती हूँ। उस लड़की को मेरे झूठ पर यकीन हो गया, बल्कि वो तो मुझे लंच पर भी ले गई आगे की कहानी सुनने के लिए। मुझे तो बहुत मजा आया अपने ख्याली बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने में और हमारे प्यार की कहानियां बुनने में। अगले दिन मैं स्कूल कैफेटेरिया में अपनी बेस्ट फ्रेंड डेजी के साथ बैठी थी जब मैंने देखा कि वही लड़की मेरी तरफ आ रही है, एकदम गुस्से से लाल। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे स्कूल में जाती है। तुम 1 नंबर की झूठी हो। मुझे लगा था तुम्हें कहीं देखा है, पर वो तो पिछले महीने स्कूल के प्ले में देखा था। तुमने मेरे भाई की गर्लफ्रेंड होने का नाटक किया। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। तुमने सोचा कि वो मैं हूँ और बस मैंने मना नहीं किया। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि मेरी एक्टिंग एकदम कमाल की है? वो लड़की गुस्से में बिना मेरा ऑटोग्राफ लिए चली गई। फिर से डेजी मुझे कंफ्यूज नजरों से देख रही थी तो मैंने उसे सब समझाया और अचानक ही वो मेरे पैरों में गिर पड़ी। मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती थी? मेरी सारी मुश्किलों का जवाब तो मेरे सामने है। हे, तुम्हें हो क्या गया है? यहाँ पर नौटंकी बाज तो मैं हूँ। डेजी ने बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड जैक को छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे अपने नए नेबर से प्यार हो गया था। जैक दूसरे स्कूल में जाता था इसलिए हम कभी मिले नहीं। पर तुमने तो मुझे कहा था पिछले हफ्ते कि तुम मुझसे आवारा, पागल, दीवानों की तरह प्यार करती हो। वो तो पिछले हफ्ते था, उस बात को तो 168 घंटे हो चुके हैं। तुम्हें बस ऐसे दिखाना है जैसे वो मुझ पे चीट कर रहा हो ताकि मैं उसे डंप कर दूं। ठीक है, पर मुझे बदले में क्या मिलेगा? अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करने का मौका। फ्यूचर की कटरीना कैफ। अपनी बात कैसे मनवाते तुम अच्छे से जानती हो। उस वीकेंड जैक डेजी को एक फैंसी से रेस्टोरेंट में डेट पर ले जाने वाला था। उनके अंदर बैठने की कुछ ही देर में मैं एक बड़ा सा कर्ली विग और भद्दे से चश्मे लगा कर आई। मेरी जिंदगी के प्यार, मेरी आंखों का खुमार,
तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे घुंघराले बाल पसंद है, तो फिर इस बोरिंग सी पोनीटेल वाली चुड़ैल के साथ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? ओह, इतनी क्रूर ना बनो मेरे कुची को। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि जिम जाकर पतली हो जाऊंगी। बस करो डेजी, मेरा यकीन करो, मैं इस पागल लड़की को नहीं जानता, ये झूठी है। अगर मुझे छोड़ना चाहते हो तो सीधे कह दो। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है मेरे प्यार, लेकिन मुझे झूठी मत कहो। मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट कलर है ब्लू, तुम्हें डम्पलिंग्स पसंद है, तुम अब भी पॉपाई देखते हो और जब भी छींकते हो तो पाते हो। क्या मैं झूठ कह रही हूँ डेजी? डेजी ने बस अपना सर हिलाया। इससे कुछ साबित नहीं होता। एक्चुअली होता है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे थे। इसके साथ मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। इसके साथ ही डेजी वहाँ से चली गई और इससे पहले कि जैक समझ पाए हुआ क्या है आखिर, मैं भी पतली गली से निकल ली। अगले दिन स्कूल में डेजी और मैं इस पूरी बात को लेकर खूब हंसे। शुक्र है जैक ने उसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया और डेजी भी अपने नए नेबर के साथ बिजी हो गई। घर पर मेरी और मेरी मॉम के बीच हालात बिगड़ते जा रहे थे। वो चाहती थी कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं, लेकिन मेरा प्यार तो थिएटर था। मैं न्यूयॉर्क में एक एक्टिंग स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। एक दिन अपनी मॉम से झगड़ा करने के बाद मैं अपनी क्लास की तरफ भाग रही थी और अचानक ही किसी पत्थर सी चीज से टकराई। देख कर नहीं चल सकते, आंखें हैं या बटन? मैंने ऊपर देखा और जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने इस स्कूल में ट्रांसफर ले लिया क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड के बिना जीना मुश्किल होता जा रहा था। जाने दो बेवकूफ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों पहले तो मैं तुम्हारा कूची कू था, है ना? देखो मिस्टर, मैं बस अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही थी तुमसे पीछा छुड़ाने में। एक्चुअली तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है, क्योंकि मैं जानता था कि डेजी डबल डेटिंग कर रही थी। क्या? फिर भी तुम उसे डेट कर रहे थे? पागल वागल हो क्या? इसीलिए तो मैंने उसे वहाँ बुलाया था, लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया। वैसे नाटक बहुत अच्छा करती हो। उसने मुझे एक टेढ़ी सी स्माइल दी और जाने क्यों मेरा दिल मचलने लगा। वो मुझे पहचान गया था। जैक वैसे काफी क्यूट था। फिर अचानक वो मेरे लंबे सिल्की बाल छूने लगा। तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत है। शर्म की बात है कि तुमने उस दिन वो घटिया विग पहनी थी। मैंने उसे झेप के थैंक यू कहा और जल्दी से क्लास की तरफ भाग गई। अगले कुछ दिन मुझे ऐसा लगा कि जैक जानबूझ के मेरे पास आ रहा है। मुझे वो दिखा लॉकर्स के पास, लंच के दौरान, फुटबॉल प्रैक्टिस में और ऑडिटोरियम में भी। और तो और वो तो मेरे एक नाटक में पत्थर का रोल करने के लिए भी आ गया था। एक दिन मैं लाइब्रेरी से बाहर आ रही थी कि मैंने उसे बाहर खड़े मंद मंद सीटी बजाते हुए देखा। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? यही बात मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले तुम मेरा पीछा कर रही थी। मैं उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी ताकि उसे ढंग से सुना सकूं, लेकिन अचानक ही मैं किसी चीज से फिसलकर उसकी बाहों में गिर गई। क्या तुम फिर से मुझसे चिपक रही हो? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसने मुझे उठने में मदद करी और फिर धीरे से मेरी बालों से स्क्रंची निकाल दिया। तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं, खुले हुए। उसके बाद वो मुड़ा और वहाँ से चला गया, मुझे दंग छोड़कर। उसकी शर्ट में छेद हो जाएंगे ऐसे घूरती रहोगी तो। वो तुमने मुझे डरा दिया डेजी। तुम्हें जैक पसंद है ना? क्या बकवास, वो मेरे टाइप का नहीं है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ती अगर वो मुझे ऐसे देखता जैसे तुम्हें देखता है। कुछ दिनों बाद हम एक और स्कूल गए अपना नाटक परफॉर्म करने के लिए और मुझे बस में ही पीरियड्स हो गए। जैसे मैं नीचे उतरी थी, जैक ने मुझे साइड लिया और मेरी कमर पर अपनी जैकेट बांधी। मैंने जल्दी से वॉशरूम जाकर कपड़े बदले और जब मैं बाहर आई तो देखा वो मेरा वेट कर रहा था। उस दिन वो पूरा टाइम मेरे साथ रहा और मैं खुद पर उसकी नजरें महसूस कर सकती थी। मैं धीरे धीरे जैक के प्यार में गिर रही थी और जब मैंने डेजी को बताया तो वो तो खुशी से उछल पड़ी। मुझे पता था, मैं जानती हूँ कि वो भी तुम्हें पसंद करता है। उसे डेट के लिए पूछो। इस वीकेंड तो मॉम ने पार्टी रखी है, तो शायद अगले वीकेंड। उस वीकेंड मॉम ने अपने बिजनेस एसोसिएट्स के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी। मुझे ये बोरिंग पार्टी जरा भी पसंद नहीं थी, लेकिन मॉम के खातिर आना पड़ता था। मैं कोने में उदास बैठी थी कि एक जानी पहचानी आवाज सुनी। हे, ये पार्टी तो अब 100 गुना बेहतर हो गई। जैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी मॉम के साथ आया हूँ, और तुम? ये मेरा घर है, ये पार्टी मेरी मॉम की है। मैंने शाम जैक के साथ बात करते हुए बिताई और बहुत मजा आया। जैक स्मार्ट था, मजाकिया था और मैं बस उसे डेट के लिए पूछने ही वाली थी कि मैंने देखा मॉम मुझे बाहर आकर मिलने का इशारा कर रही थी। टीना मेरी बेटी, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। नाटक बंद करो मॉम, काम क्या है? ओके, वो लड़का जिससे तुम बात कर रही थी ना, उसकी मॉम एक बड़ी सुपरमार्केट चेन की मालकिन है जो कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए सबसे बड़े बायर्स हो सकते हैं। अगर तुम उससे डेट करो तो हमारे बिजनेस के लिए बढ़िया रहेगा। मैं उन्हें सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी मुझे एक आइडिया आया। लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। प्लीज टीना, हमारे बिजनेस के बारे में सोचो। मैं चाहती हूँ कि उनकी मार्केट की शेल्फ पे हमारे प्रोडक्ट्स हों। ठीक है,
लेकिन फिर आप मुझे एक्टिंग स्कूल में अप्लाई करने दोगी? जब मॉम ने हामी भरी तो मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा। मैं तो जैक को वैसे भी डेट करने वाली थी, लेकिन अब मैं अपना पैशन फॉलो कर सकती थी। जैक और मैं डेट करने लगे और अगले कुछ दिन इतने अच्छे बीते। वो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा था। मुझे उससे बेहद प्यार हो रहा था और शायद मैं भी उसे पसंद थी। फिर मेरे बर्थडे पर जैक ने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की और पूरे स्कूल को इनवाइट किया। हम बहुत मजा कर रहे थे, तभी अचानक जैक ने माइक उठा लिया। टीना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। सबने चीयर किया जब मैं उसके पास गई और उसका दिया एनवलप लिया। लेकिन जब मैंने एनवलप खोल के देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लिखा था उसकी मॉम की कंपनी मेरी मॉम की कंपनी से खरीदेगी। ये क्या है? हम सभी जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी एक्ट्रेस हो, तो अब ये ड्रामा बंद कर सकती हो। जैक, मैं समझी नहीं। ठीक है, तो फिर चलो मैं समझाता हूँ। दोस्तों, टीना मुझे सिर्फ इसीलिए डेट कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी मॉम बिजनेस में उसकी मॉम की मदद करे, और मैंने उसका सपना पूरा कर दिया। ये सच नहीं है। तुम जानती हो, अब तुम्हारा बहुत हो चुका है। मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ और इसे ब्रेकअप की निशानी समझो। जैक पार्टी से चला गया और मैं बहुत बेइज्जत हो गई थी। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने घर की तरफ भागी। बेटा, पार्टी कैसी थी? अरे क्या हुआ? जैक ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन घबराइए मत, उसने जाते हुए मुझे ये गिफ्ट दिया, तो आप खुशी से नाच सकती हो। मैंने गुस्से से एनवलप अपनी मॉम को दिया। जब उन्होंने वो खोला तो वो दंग रह गईं। चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी। आप उससे कुछ बात नहीं करेंगी। मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ इसी वक्त। एक्टिंग स्कूल ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। वो सच नहीं था, लेकिन मैं सिटी से दूर जाना चाहती थी जितना जल्दी हो सके। अगले कुछ महीने मैंने न्यूयॉर्क में छोटा मोटा एक्टिंग का काम करते हुए बिताया, जब तक मैं वाकई अपने ड्रीम स्कूल में नहीं चली गई। कुछ सालों में मेरी सारी मेहनत रंग लाई और मैं एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई। फिर एक दिन मुझे मॉम की डॉक्टर से कॉल आया। उन्होंने बताया कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत घर वापस आई और देखा मॉम बेड पर हैं और इतनी कमजोर थी कि मैं डर गई। मॉम, आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत खराब है? मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। मैंने हमेशा सोचा कि एक्टिंग वक्त की बर्बादी है, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया। आपका बिजनेस कैसा है? पता नहीं। क्या? जानती हूँ यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं महीनों से ऑफिस नहीं गई हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा और इस बार मैं उनकी सुन रही हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने खुद को इतना थका दिया कि आपसे स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं होता। शायद, लेकिन मैं थक चुकी हूँ टीना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते बिता दी और जो सबसे कीमती था उसे मैंने अनदेखा कर दिया। तुम्हें। मैंने मॉम को गले लगाया और ये बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैं ऑफिस गई और देखा कि मॉम का बिजनेस तो महीनों से बहुत बुरा चल रहा था, लेकिन एक कंपनी थी जो अभी भी उनका सामान खरीद रही थी, जिससे उनकी कंपनी दिवालिया होने से बच गई। जैक की। मैंने सोचा कि उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब मैं उसके ऑफिस पहुंची तो वो कितना हैंडसम है देख के मेरे दिल की धड़कन रुक गई। टीना, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था और तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही है। ऐसा लगा कि वो मुझे सदियों तक घूरता रहा और मेरे गाल टमाटर से लाल हो गए। मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूँ मेरी मॉम की बिजनेस में हेल्प के लिए। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। इतने सालों तक इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने के बाद यही था जो मैं कर सकता था। वैसे उस रात पार्टी में मैंने सारी बातें सुन ली थी कि कैसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मुझे डेट करने को कहा। ओह, तो ऐसे पता लगा था तुम्हें। पर तब तक मैं तुमसे वैसे ही प्यार करने लगी थी। मैं जानता हूँ, बाद में डेजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो मुझसे गुस्सा थी कि मैंने इस पर तुमसे बात नहीं की और मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दो टीना। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा बुरा लगा कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया उसी ने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम मुझसे प्यार करते थे? और आज भी करता हूँ। अचानक मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। तो क्यों ना हम शुरू से शुरुआत करें? बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं तब से करना चाहता था जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। जैक मेरे पास आया और जब मुझे लगा कि वो मुझे किस करेगा, उसने मेरे बालों से स्क्रंची खींचा और हम दोनों हंसने लगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ जीना चाइना से, या ऐसा मुझे लगा था। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अडॉप्टिव डैड ने मुझे चाइना के शाओलिन टेम्पल के दरवाजे पर पाया। वो वहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाते थे और वो टेम्पल भी उन्हीं का था। मेरे माता पिता को खोजने की उन्होंने कोशिश करी, पर जब कोई नहीं आया तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया और अपनी बेटी के जैसे पाला। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा परिवार कौन है, बस इतना जानती थी कि मेरे पास ये नेकलेस छोड़कर गए थे वो। बचपन में मैं बाकी बच्चों से काफी कमजोर थी, पर डैड ने हमेशा मेरा ध्यान रखा और मुझे ट्रेन किया ताकि मैं ताकतवर बनूं। पर टेम्पल के बच्चे बहुत बुरे थे और हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। दुखी क्यों हो जीना, क्या हुआ? सब कहते कि आप मेरे पापा नहीं हो और मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए।
ओह हनी, उन लोगों की बातों को तुम दिल पर मत लो। तुम मेरी बेटी हो और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। पर मैं तो बहुत छोटी हूँ। छोटी नहीं हो। उस चींटी को देखो, कितनी छोटी लगती है वो, पर देखो वो चीनी का टुकड़ा कैसे उठा लेती है। उसी तरह से तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिमाग से आती है, सिर्फ तुम्हारे शरीर से नहीं। डैड के शब्दों ने मुझे हौसला दिया और मैं खुद पर फोकस करने लगी। 8 साल की होने पर अचानक मेरा शरीर बढ़ने लगा। अपनी क्लास के ज्यादातर बच्चों से मैं लंबी हो चुकी थी। समय के साथ मैं मार्शल आर्ट्स में भी बेहतर होने लगी और ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स जीतने लगी। पर टेम्पल के बच्चे मुझसे जलते थे और हमेशा मुझे परेशान करते। ये चलता रहा मेरे 17 साल की होने तक और एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। मैं मार्केट गई थी कि अचानक किसी से टकराई और मेरा सारा सामान नीचे गिर गया। हे, देख के चलो तुम और माफी मांगो। पर अचानक वो गली में भागा। मैं भी तेज भागी और उसे पकड़ लिया। ओह गॉड, रुक जाओ, मुझे मारने वाली हो क्या? तुम क्या कर रहे थे? हाँ, उसने बताया उसका नाम ड्रेक है और वो यूएसए का बड़ा फेमस सिंगर था और वो भाग रहा था कुछ क्रेजी फैन से जो उसका पीछा कर रहे थे। मैं हुलिया बदलकर होटल से निकला था ताकि मैं थोड़ा घूम लूं, पर मेरे फैंस ने मुझे पहचान लिया और मैं रास्ता भी भटक गया हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। मैं मदद करने के लिए मान गई, पर उसे तो अपने होटल का नाम भी नहीं पता था। क्या? पर तुम्हारे पास फोन तो है ना, कॉल कर लो। मैं होटल में छोड़ आया वो। हे भगवान, कितना बड़ा गधा था ये। मुझे अपने साथ ले चलो। क्या? मैं ये नहीं कर सकती। टेम्पल में किसी बाहर वाले को आना मना है, पर ये लड़का तो जिद करे जा रहा था, तो मैंने सोचा चुपके से ले चलती हूँ। तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल शांत रहना होगा, समझे? मैं उसके लिए अपने हिस्से का खाना लाई और उसने ऐसे खाया जैसे वो सालों से भूखा हो। मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बहुत हुआ, तुम्हें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना पॉपुलर हूँ, वरना मुझे यहाँ से जाने के लिए कभी बोलती नहीं बेबी गर्ल। है? ये अपने आप को समझता क्या था? अचानक उसने मेरा फोन लिया और इंटरनेट पर मुझे अपनी ढेर सारी फोटोज दिखाने लगा और तब मैंने नोटिस किया कुछ बहुत ही अजीब। फोटो में एक औरत बिल्कुल मेरे जैसा नेकलेस पहने हुई थी और वो काफी कुछ मेरे जैसी लगती भी थी। ये कौन है? तुम उसके बारे में जानना चाहती हो, मेरे बारे में नहीं? ठीक है, वो एक फैमिली फ्रेंड है। वैसे क्यों पूछा? क्या इस औरत से मेरा कोई रिश्ता हो सकता था? पर इसके क्या चांसेस होंगे? अगली सुबह मेरी नींद खुली टेम्पल में हो रहे शोर से। मैंने देखा ड्रेक को सिक्योरिटी गार्ड्स निकाल रहे हैं। पता चला टेम्पल में एक लड़की उसे जानती थी और उसने मैनेजर को रिपोर्ट कर दिया। मुझे गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिला। पर उस दिन के बाद से मैं हमेशा सोचती रहती, मेरे असली माँ बाप कौन हैं और उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों? मेरे डैड समझ गए कि मुझे कुछ तो परेशान कर रहा है। जीना, लगता है तुम कहीं खोई हुई हो बेटा, क्या बात है? मेरे दिमाग में जो भी चल रहा था मैंने सब डैड को बताया और उन्होंने एक अच्छी एडवाइस दी। अगर तुम इतनी परेशान हो तो तुम्हें खुद जाकर सच का पता लगाना चाहिए माय लव। पर डैड, मैं आपको छोड़कर अकेले कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें पाल पोस कर मैंने स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाया है। मैं जानता हूँ तुम अपना ख्याल रख लोगी। डैड, कुछ हफ्तों बाद जब मैं यूएस पहुंची तो ड्रेक का पता लगाकर उसके घर पहुंची, पर उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे रोक लिया। मैं उसे जानती हूँ। अरे हाँ, सारी क्रेजी फैन गर्ल्स उसे अच्छे से जानती से और घर में घुसने की कोशिश करे से। वो लाइन देख रही से वहाँ, उनकी वजह से हम पर्सनल बॉडीगार्ड हायर करे हैं। हाँ, उसी के लिए तो मैं आई हूँ यहाँ, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनने। अच्छा ट्राई से, लेकिन हम सिर्फ मेल बॉडीगार्ड्स हायर करेंगे। अब यहाँ से चलती बढ़न लड़की। ऐसे हार नहीं मान सकती थी मैं। सिर्फ ड्रेक मुझे उस औरत के पास ले जा सकता था और मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। तो मैंने पास की शॉप से कुछ मेकअप और एक विग खरीदा और लड़के का होलिया बनाकर वहाँ गई। जब नौकरी के लिए ऑडिशन देने की मेरी बारी आई तो सब हैरान रह गए मेरे अमेजिंग कराटे स्किल्स देख के और मुझे तुरंत ही नौकरी मिल गई। ड्रेक के मैंशन में मुझे रहने के लिए कमरा भी मिल गया। मेरे पहले दिन पर ड्रेक के मैनेजर ने मुझे कहा कि उसे फोटोशूट के लिए देर हो रही है और मैं तुरंत जाकर ड्रेक को उठाऊं। पर जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो देखा एक लड़की उसकी फोटो ले रही है जब वो सो रहा था। तुम दूर हो जाओ उससे। मैंने उनके नीचे से चादर खींची और वो दोनों के दोनों नीचे गिर गए। क्या तुम पागल हो? मेरी कमर तोड़ दी। इससे पहले वो कुछ और रिकॉर्ड करे, मैंने उसका फोन लेकर खिड़की से फेंक दिया और वो मेरे ऊपर कूद पड़ी। गधे कहीं के, वो मेरा नया आईफोन था। तभी ड्रेक ने आकर हमें अलग किया और मुझे बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो वो तुम्हारी फोटोज क्यों खींच रही थी ऐसे? पता चला ड्रेक की गर्लफ्रेंड ब्लाइथ सोशल मीडिया स्टार थी। उसका बस एक ही काम था, ड्रेक के साथ फोटो पोस्ट करना पॉपुलैरिटी के लिए। ड्रेक से च्युइंगम की तरह चिपकी रहती थी। मुझे उसके साथ अकेले समय मिलता ही नहीं था। हम कभी बाहर भी जाएं तो वो भी साथ आती और मुझे गुस्से से घूरती। तुम
तुम सारा समय मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? मैम, मैं ड्रेक सर का बॉडीगार्ड हूँ। ये मेरा काम है उनकी रक्षा करना। बहुत हुआ ब्लाइथ, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, जाने दो। पर मुझसे पंगे लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ती वो। ड्रेक के लिए एक फैन साइनिंग इवेंट होने वाला था और ब्लाइथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी जब उसने कोशिश करी मुझे धक्का देके गिराकर सबके सामने शर्मिंदा करने की, पर आखिरी मोमेंट पर मैं पीछे खिसक गई। लड़खड़ाकर ब्लाइथ एक फैन से टकराई और सीधा मुंह के बल गिर पड़ी। क्या तुम बिल्कुल अंधे हो? दिखता नहीं है क्या? जब फैंस ने उसे बदतमीजी करते देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए और ब्लाइथ वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी। पर कुछ एंटी फैंस सड़े हुए अंडे और टमाटर ड्रेक के ऊपर फेंकने लगे। मैंने वहाँ जाकर उसे उन सारी गंदी चीजों से बचाया और फिर उसे अंदर ले गई। जब ये सब खत्म हो गया तो मुझे एहसास हुआ मुझसे बदबू आ रही है। मैं तुरंत भागकर बाथरूम पहुंची। अपने कपड़े साफ कर ही रही थी कि अचानक मुझे चीख सुनाई दी और ब्लाइथ मेरी तरफ भागते हुए आई। गधे कहीं के, मैं जानती थी तुम एक घटिया इंसान हो। अब तक मेरा पीछा कर रहे हो तुम। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं लड़कियों के बाथरूम में थी और ब्लाइथ मुझे वहाँ से खींच कर ले गई। मैं चाहती हूँ तुम इस लड़के को अभी नौकरी से निकालो ड्रेक। इसने बाथरूम में मेरा पीछा किया। कसम से ये गलतफहमी है। मैंने ही उसे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था। क्या उसने सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड की जगह मेरा साथ दिया? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो फिर रात में जब मैंने उसे गार्डन में बैठे देखा तो उससे बात करने गई। हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे आकर बचाया जब ब्लाइथ भी भाग गई थी। ये तो मेरा काम है। फिर उसने मुझे बैठने के लिए इशारा किया और मैं बैठ गई। आज तुमने मेरा साथ क्यों दिया? क्योंकि मैं जानता था वो झूठ बोल रही है। उसे बचपन से जानता हूँ मैं, और मैं जानता हूँ जब उसे कोई पसंद नहीं होता तो वो बहुत शोर मचाती है। फिर भी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पर काश वो नहीं होती। उसे मैं बस अपनी दोस्त समझता था, पर एक दिन उसने मुझे डेट के लिए पूछा। मैंने मना किया, पर मेरी मॉम और ब्लाइथ की मॉम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मेरी मॉम ने कहा कि मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। पर तुम्हें अपनी मॉम को बोलना चाहिए था तुम्हें ब्लाइथ पसंद नहीं। बताया था पर वो सुनती ही नहीं। जैसे वो ये भी नहीं सुनती कि मैं कुछ दिनों के लिए म्यूजिक छोड़ना चाहता हूँ। पर मुझे लगा तुम्हें म्यूजिक पसंद है। मुझे म्यूजिक पसंद है, पर मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता हूँ। पर मेरी मॉम मुझसे एडवर्टाइजमेंट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स करवाती रहती हैं हर समय। तो तुम्हें उन्हें मना करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं तो वो मत करो ड्रेक। तुम सही कह रहे हो यार। ऐसे लोगों से थक चुका हूँ मैं जो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और किसी से मैं इस बारे में बात भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला जिस पे मैं भरोसा कर सकूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी तो उसके साथ सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ही तो थी। तभी मैंने जमीन पर एक चूहा मेरी तरफ आते देखा। डर से मेरी चीख निकली और मैं कूदकर ड्रेक की गोद में बैठ गई। ओह माय गॉड, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम पर कोई अटैक करने वाला है तो मैं कूदकर तुम्हें बचाने लगा, एक ह्यूमन शील्ड बनके। ये मेरी ट्रेनिंग है ना। ओके, और ये लड़कियों जैसे चिल्लाना भी ट्रेनिंग का हिस्सा है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक वॉर क्राई है दुश्मन को डराने के लिए। थोड़ी तीखी आवाज बनानी पड़ती है। ये भी ठीक है। अब मेरी गोद से उठोगी प्रिंसेस? उसकी गोद से मैं कूद पड़ी, मन में कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकली। इतने गधों के जैसे बिहेव किया था मैंने, मेरी पोल लगभग खुल गई थी। अब तो उसे नहीं बता सकती थी कि मैं कौन हूँ। वो मुझ पर भरोसा करता था और उसे बहुत दुख होगा, तो उसके आसपास की सारी औरतों पर मैं खुद ही नजर रखने लगी। उम्मीद थी कि शायद वो औरत मुझे दिख जाए। और ड्रेक ने भी सीखा अपनी मॉम के सामने अपनी बात रखना और वो चीजें करने लगा जो उसे पसंद थी, जैसे सॉकर खेलना। और उसने ब्लाइथ से मिलना भी काफी कम कर दिया था। हम चुपके से निकलते मोटरसाइकिल की राइड के लिए और शहर के बड़े बड़े बर्गर्स खाते। कम ऑन, तुमसे एक बर्गर भी खत्म नहीं होता। अरे मर्द बनो। अरे खत्म कर लूंगा, सबके सब अपने खाने को निगलते नहीं है। रुको, तुम्हारे मुंह पर मस्टर्ड लगा है। और बिना सोचे ही मैं आगे बढ़ी और उसके मुंह से मस्टर्ड साफ करने लगी अपने अंगूठे से। उसने कुछ कहा नहीं और मुझे लगा मेरे पेट में तितलियां उड़ने लगी हैं। शुक्र है तभी उसका फोन बज पड़ा और ये चीज यही खत्म हुई। मुझे यकीन था वो सोचता होगा कि मैं उसकी गे बॉडीगार्ड हूँ। कुछ दिनों के बाद ब्लाइथ हमारे साथ एक मैच देखने आई और कहा कि हमें ड्रिंक्स के लिए ले जाएगी। मैं फटाक से बाथरूम गई अपना मेकअप ठीक करने ताकि मेरी पोल खुल न जाए। पर जैसे ही मैंने अपना मेकअप और विग उतारा तो देखा ड्रेक मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरी चीख निकल पड़ी। अचानक हमें लोगों की आते हुए आवाज सुनाई दी और ड्रेक मुझे खींचकर एक शावर स्टॉल में ले गया। क्या? चुप रहो वरना तुम्हें कोई देख लेगा। वो मेरे इतने करीब था कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। पर ये देख के कि ड्रेक मुझे देखकर बिल्कुल चौंका नहीं, मैं समझ गई ड्रेक जानता था मैं कौन हूँ। कब से जानते हो तुम? लगभग शुरू से ही।
तुम्हें क्या मैं इडियट लगता हूँ? तो तुमने कभी कुछ कहा क्यों नहीं? जानना चाहता था कि तुम यहाँ आई क्यों हो और कब तक झूठ बोल पाओगी। काफी मजा आया झूठी। ड्रेक, मुझे माफ कर दो। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं बस उस औरत को ढूंढना चाहती थी जिसके पास मेरे जैसा नेकलेस है। हाँ, कौन सा नेकलेस? मैंने उसे सब बता दिया और जब देखा कि बाहर निकलने का रास्ता साफ है तो मैं बाहर आई उसे नेकलेस दिखाने के लिए। पर मैं हैरान रह गई देख के कि अपना मेकअप उतारते वक्त मैंने जो भी निकाला था वो सब गायब था, मेरे नेकलेस के साथ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। शांत हो जाओ जीना, वो यही कहीं होगा और मैं उस फोटो वाली औरत को जानता हूँ। पर इससे पहले ड्रेक कुछ कहता, ब्लाइथ वहाँ पर आई पुलिस वालों के साथ जो मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे फ्रॉड के लिए। फ्रॉड? ये झूठ है। ओ कम ऑन, तुमने लड़का होने का नाटक किया और यहाँ से चीजें चुराई, मेरी मॉम का नेकलेस भी। मैंने उन्हें कॉल किया है, वो अभी आती होंगी ऑफिसर्स, आप खुद पूछ लेना। पर इस फ्रॉड को अरेस्ट करो अभी। तुम्हारी माँ का नेकलेस? ये क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं चुराया, ये मेरा है। जीना सही कह रही है, उसने कुछ भी चुराया नहीं और किसी से भी झूठ नहीं कहा। मुझे पता था कि ये कौन है। और ब्लाइथ, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ। ब्लाइथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पर तभी ब्लाइथ की मॉम आई और उन्होंने नेकलेस अपने हाथ में लिया। ये कहाँ से मिला? ये मेरा है। वो मेरी तरफ मुड़ी और मैंने देखा कि ये वही औरत थी जो फोटो में थी और उन्होंने भी वही नेकलेस पहना था। मैंने उन्हें अपने बारे में सब बताया। पहले तो वो बहुत हैरान लग रही थी, फिर अचानक वो रोने लगी। ओह हनी, मेरी बच्ची, मुझे यकीन नहीं होता है तुम हो, तुम जिंदा हो। उन्होंने बताया कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और उनके अमीर पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर जन्म दे और उनकी रेपुटेशन खराब करें, तो वो चाइना चली गई। तुम्हें जन्म देने के बाद मेरे पेरेंट्स वहाँ पर आ गए। उन्होंने बताया कि तुम चल बसी क्योंकि तुम बहुत कमजोर थी, पर अब मैं जानती हूँ उन्होंने मुझसे झूठ कहा। तो आपने मुझे छोड़ा नहीं था? ओह, नाटक करना बंद करो, ये झूठ बोल रही है मॉम, और ये नेकलेस बिल्कुल नकली होगा। ब्लाइथ, मैं जानती हूँ ये समझना मुश्किल है, पर ये झूठ नहीं है। ये वाकई में तुम्हारी बहन है। इसे देखकर ही मैं बता सकती हूँ। ओह, फिर ब्लाइथ वहाँ से गुस्से से चली गई और वो औरत मेरी तरफ मुड़ी। मुझे माफ कर दो कि तुम्हें इतने सालों ऐसे जीना पड़ा, पर मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे पास आ गई। प्लीज मुझे इन सालों को ठीक करने का मौका दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या? हमेशा से मैं जानना चाहती थी कि आखिर मैं हूँ कौन, और अब मैं जान चुकी हूँ तो मुझे शांति मिल गई है। पर मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करती। मेरी जिंदगी चाइना में है मेरे डैड के साथ, पर वादा करती हूँ यहाँ अक्सर आऊंगी आपसे मिलने। ओह डियर। क्या इसका मतलब मैं अपना फेवरेट बॉडीगार्ड खो दूंगा? हाँ वो तो है, पर तुम्हें एक दोस्त भी तो मिला है। बस एक दोस्त? अगर मैं तुम्हें डेट के लिए पूछूं तो हाँ नहीं कहोगी? सोचना पड़ेगा इस बारे में। हाय, मैं हूँ पेट्रा सर्बिया से, और मुझे एक बहुत रेयर कंडीशन है जिसमें मैं बाकियों के मुकाबले बहुत कम तेजी से बढ़ती हूँ। जैसे जब मैं 6 साल की थी तब मैं एक बुद्धू 2 साल की बच्ची लगती थी और लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करते थे। मेरे टीनेजर बनने के बाद तो चीजें और बिगड़ गई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी कंडीशन की वजह से थोड़ा बड़े होने तक मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पर पढ़ाया। मैं दूसरे बच्चों के साथ सिर्फ प्लेग्राउंड में खेलती थी, पर वहाँ भी लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि मैं उनसे छोटी दिखती थी। एक बार जब मैं 8 साल की थी तो मैं पार्क में स्लाइड्स पर खेल रही थी कि अचानक एक परेशान सी दिखने वाली औरत मेरे पास आई। स्वीटी, क्या तुम गुम गई हो? नहीं। ओ बेचारी बच्ची, शायद कुछ समझ ही नहीं पा रही है। कितनी डरी हुई होगी ये। क्या मैं डरी हुई दिख रही हूँ? और मैं बच्ची नहीं हूँ। लेकिन वो तो मेरी सुन ही नहीं रही थी, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलती उसने वहाँ पर पुलिस को बुला लिया। ये बच्ची गुमशुदा है ऑफिसर, प्लीज इसके मम्मी पापा को ढूंढने में हेल्प कीजिए। मेरे लाख मना करने पर भी पुलिस वाला मुझे स्टेशन ले गया और मेरी फोटोज खींचने लगा मिसिंग चाइल्ड पोस्टर्स के लिए। ओह माय गॉड, मैं अपने पेरेंट्स का नाम और पता जानती हूँ। मैं प्लेग्राउंड के सामने वाली स्ट्रीट पर रहती हूँ और तुमने मुझे किडनैप किया है। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद कई बार मेरे पेरेंट्स को मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़ाना पड़ा था। मैंने फाइनली 7th क्लास में स्कूल ज्वाइन किया और जैसे ही क्लास के अंदर घुसी तब एक लड़की ने मुझे कोहनी मारी और बोली, शायद तुम रास्ता भूल गई हो बच्ची। ओह काश मेरे पास $1 होता हर बार ये बात सुनने के लिए। अब तक तो मैं करोड़पति हो जाती और तुम जैसे बेवकूफ बच्चों के साथ स्कूल नहीं आना पड़ता। फिर मैंने उसे साइड किया और अपनी सीट पे आ गई। मेरे फर्स्ट लेसन में जब मैंने मैथ्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो टीचर ने हैरान होकर मुझे अपने पास बुलाया। वाह पेट्रा, तुम तो जीनियस हो। थैंक्स। क्यों,
क्योंकि तुमने ऐसे अलजेब्रा इक्वेशन सॉल्व किए जो 12 साल के बच्चों के लिए बने हैं। लेकिन मैं हूँ 12 साल की। टीचर ने हंसकर वो किया जिससे मुझे सख्त नफरत है, मेरे गाल खींचे। ओह, कितनी क्यूट ही पाए हो तुम। हाँ, दिमाग से तो तुम बिल्कुल 12 साल की हो। मैं चाहे कितनी बार कहूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं 12 साल की हूँ। उन सबको लगता था कि मैं कोई बेबी जीनियस हूँ जिसे आगे की क्लास में भेज दिया है। आखिरकार मैंने हार मान ली और सबको ये समझने दिया कि मैं जीनियस हूँ। हाँ, पर इससे मुझे दोस्त बनाने या पॉपुलर बनने में हेल्प नहीं मिली। जेसिका, क्लास की सबसे शातिर लड़की, उसे बिल्कुल खुशी नहीं थी कि लोग मुझे सबसे स्मार्ट समझते थे। उसके कहने पर सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। क्या तुम्हारा पिछवाड़ा इतना मोटा है क्योंकि तुमने डायपर पहना है? ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? गूगू गागा। दूसरी बार मैं चुपचाप अपना लंच कर रही थी कि अचानक जेसिका मेरी टेबल पर आ गई। ओह, ये छोटी बच्ची इतना खाना कैसे खाएगी अपने दूध के दांत से? तुम ऐसी क्यों हो जेसिका? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब तुम मेरे साथ इतनी बुरी क्यों हो? तुम स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हो। हाँ, जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ टपकने से पहले मैं सबसे स्मार्टेस्ट भी थी। फाइन, तुम दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे स्मार्ट लड़की हो। अब मुझे अकेला छोड़ दोगी प्लीज? श्योर, लेकिन पहले मैं सब मैश कर देती हूँ तुम्हारे दूध के दांत के लिए। और फिर उसने मेरे खाने को मुक्के से मसलना शुरू कर दिया। OMG, तुम कितनी साइको हो। ये कहकर मैंने पिचके हुए केक को उठाया और उसके मुंह पे दे मारा। उसने मेरा जूस का ग्लास उठा के मेरे सर पे उड़ेल दिया और देखते ही देखते पूरे स्कूल ने ज्वाइन कर लिया और कैंटीन में एक फूड फाइट शुरू हो गई। हम दोनों को सजा मिली। उस दिन के बाद से मैंने किंडरगार्टन की क्लास में एक प्ले पेन देखा और उसके अंदर बैठकर खाना खाया अगले 3 साल तक। और फिर एक दिन जॉश आकर मेरे बगल में बैठा। जॉश ने कुछ ही हफ्तों पहले हमारी क्लास ज्वाइन की थी और वो बहुत हैंडसम था। सारी पॉपुलर लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थीं, इसलिए मुझे यकीन था वो मेरे पास नहीं आएगा। इसीलिए उसके आने से मैं बड़ी हैरान थी। तुम हमेशा अकेले लंच क्यों करती हो? ये हाई स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है क्या? ऑफ कोर्स, तुम्हारा जैसा कोई थोड़ी ना समझेगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देखा। मुझे भी समझ नहीं आता कि तुम जैसी प्यारी लड़की यहाँ क्या कर रही है। उसकी बात पे मेरा दिल ऐसे धड़का कि मैं तो अनॉय हो गई। उसके बाद जॉश और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। वो मुझे फुटबॉल गेम्स देखने के लिए इनवाइट करता, मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए भी अक्सर आता। स्कूल इतना लेट ज्वाइन किया था उसने, तो उसे पढ़ाई में काफी हेल्प चाहिए थी और मुझे करने में खुशी थी। मुझे मानना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे उस पर क्रश हो गया था। एनुअल स्प्रिंग डांस आने वाला था। पूरा स्कूल बस इसी के बारे में बात कर रहा था और सारी लड़कियां तो बस ये डिस्कस करती कि वो क्या पहनेंगी और किसके साथ जाएंगी। ऑफ कोर्स मैंने सोचा कि जॉश मुझे पूछेगा, लेकिन जब उसने नहीं पूछा तो मैंने सोचा कि मैं क्यों किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह उसका इंतजार करूं, मैं खुद ही पूछ लूंगी। मैंने नई एवेंजर्स मूवी की ओपनिंग शो के टिकट्स खरीदे। जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे, एक सिनेमा स्टाफ ने मुझे रोक दिया। हे छोटी लड़की, तुम अंदर नहीं जा सकती, ये मूवी PG-13 है। पर मैं 16 साल की हूँ, ये देखो मेरा ID कार्ड। हमने बहुत फेक आईडीज देखी हैं बच्चे, सॉरी पर तुम नहीं जा सकती। उसके बाद उसने मुझे लाइन से धकेल दिया और मेरी बात सुनने से मना कर दिया। ये क्या बकवास है, चलो चलें। चलें मतलब दोनों टिकट वेस्ट करने का क्या पॉइंट है? हम साथ में डिनर तो करेंगे ना, ओके? और फिर वो मुड़ा और मूवी देखने चला गया। मुझे इतना गुस्सा आया और मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी कार में आई थी। 3 घंटे बाद जब वो फाइनली बाहर आया तो एक्साइटमेंट से कूदे जा रहा था। OMG, ये तो एपिक था। आयरन मैन ने चुटकी बजाई और मर गया, पर उसने दुनिया बचा ली। उसने ना सिर्फ मेरे लिए एंडिंग स्पॉइल करी बल्कि पूरी की पूरी मूवी बिगाड़ दी। मुझे लगा कि आगे की शाम तो थोड़ी अच्छी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाने के बाद जब वेट्रेस हमारे लिए फॉर्चून कुकीज लाई तो मैं एक्साइटमेंट से जॉश की तरफ देख रही थी। उसने कुकी खोली और पढ़ना शुरू किया। क्या तुम इस स्प्रिंग डांस में मेरे डेट बनोगे जॉश? उसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा। पेट्रा, पता नहीं कैसे कहूँ पर नहीं, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और मैं जेसिका को पूछ चुका हूँ। तुमने चीजें काफी ऑकवर्ड कर दी हैं। मैं इतनी दुखी और इतनी स्टूपिड फील कर रही थी। मैंने पानी का ग्लास उसके मुंह पे दे मारा। काश मैं चुटकी बजाकर तुम्हें गायब कर देती। ये बोलकर मैं वहाँ से निकली और बस लेकर घर चली गई। हाई स्कूल खत्म हुआ और मैं कॉलेज पहुंची और इस बात की खुशी मुझसे ज्यादा तो और किसी को नहीं थी। कॉलेज पास ही था तो मेरे माँ बाप अक्सर मिलने आ सकते थे या फिर मुझे जेल से छुड़ाने जब भी मुझे अंडर एज ड्राइवर समझ के पुलिस अरेस्ट कर लेती। गॉश, ये महीने में 3री बार हुआ है। तुम पुलिस वाले इतने स्टूपिड क्यों हो? दिखता नहीं क्या कि एक रियल ड्राइविंग लाइसेंस है? उसका मतलब ये नहीं है ऑफिसर। चलो बेटा, चलो भी।
मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरा साथ देते, लेकिन ये कोई नहीं समझता कि हमेशा बच्चों जैसा ट्रीटमेंट मिलना मेरे लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन फिर मैं मिली एंड्रयू से। मेरी यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में मैंने एक टीचर के असिस्टेंट का जॉब ले लिया था एक कोर्स के लिए। मैं ये तो जानती थी कि बाकी स्टूडेंट्स मेरा पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने हद कर दी। प्रोफेसर बीमार थे तो मैं उनकी जगह क्लास ले रही थी। जैसे ही मैंने बोर्ड की तरफ मुंह किया, मुझे बहुत सारी पेपर बॉल्स मारने लगे। मुड़ के देखा तो सब लोग हंस रहे थे। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम हमारी टीचर कैसे हो सकती हो? तुम तो बोर्ड तक पहुंच भी नहीं सकती हो बिना स्टूल के। वापस स्कूल जाओ लूजर। मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। जिसने भी ये हरकत की है, मैं चाहती हूँ वो माफी मांगे इसी वक्त। नहीं तो क्या करोगी? अपनी मम्मी के पास जाके रोगी? तुम सबको हर असाइनमेंट में फेल कर दूंगी। जानते हो ना, मैं ही ग्रेड करती हूँ पेपर। ओह नो, मैं तो डर गया। मिस पेट्रा, क्या आप मुझे माफ कर दोगी अगर मैं आपको एक लॉलीपॉप दूं? बहुत हुआ, निकल जाओ। खुशी से। चलो दोस्तों, चलते हैं। हम नहीं सुनेंगे किसी हाई स्कूल स्मार्टी पैंट्स को। और इसी के साथ सारी क्लास निकल गई। मैंने शांत रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके जाते ही मैं गुस्से से रोने लगी। और तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो वो था एंड्रयू, एक स्टूडेंट। उनके बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे लगता है कि तुम काफी स्मार्ट हो और सुंदर भी। हम दोनों दोस्त बन गए और जल्दी हम दोनों डेट करने लगे। वो बहुत ही प्यारा लड़का था और उम्र में मुझसे बड़ा दिखने के बावजूद पब्लिक में उसे मेरा हाथ पकड़ने में कभी शर्म नहीं आई, चाहे लोग अजीब तरह से भी देखें। कुछ हफ्तों बाद दूसरे शहर में मेरा एक इंटर्नशिप इंटरव्यू था और एंड्रयू मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया। जब मैं जाने लगी, उसने मेरा हाथ पकड़ा। गुड लक बेब, आई होप तुम्हें जॉब मिल जाए, पर मैं तुम्हें मिस करूंगा। फिर उसने मेरा सर पकड़ा और हमारी पहली किस हुई। मेरा दिल तो झूम उठा, लेकिन अचानक मैंने देखा कि कुछ पुलिस वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। सर, बच्चे से दूर हट जाइए। प्रॉब्लम क्या है ऑफिसर? हमें काफी रिपोर्ट्स मिल रही हैं ऐसे गैंग की जो छोटी लड़कियों को किडनैप करता है, और आपको हमारे साथ स्टेशन आना होगा। आपसे पूछताछ करनी होगी। रुको, क्या? ये कोई किडनैपर नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं 20 साल की हूँ। पुलिस वालों ने हमारी एक नहीं सुनी और हमें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। मेरे पेरेंट्स को फिर से आना पड़ा मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और मेरे बचपन की फोटोज लेकर। तब जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा। पता चला कि एयरपोर्ट पर लोगों ने इस पूरे वारदात की वीडियो बना ली थी और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोग मेरे और एंड्रयू के बारे में बहुत खराब बातें लिख रहे थे। और तो और, जिस कंपनी के साथ मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने मेरा जॉब कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं आई ही नहीं। मैं अपनी इंटर्नशिप भी खो चुकी थी। अब तो मेरा पारा चढ़ ही गया था। मैंने खुद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें मैंने बात करी कि कैसे मेरे लुक्स की वजह से मेरे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। वीडियो वायरल हो गया और बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करने लगे मेरे सपोर्ट में। पब्लिक प्रेशर की वजह से पुलिस को खुद माफी मांगनी पड़ी और कंपनी ने मुझे इंटर्नशिप भी वापस ऑफर करी। लेकिन लोगों को मेरी कंडीशन पर खास इंटरेस्ट आने लगा था और मुझे तो बहुत सारे टीवी और ऑनलाइन इंटरव्यूज में भी इनवाइट किया गया। हर कोई जानना चाहता था मेरी जवान त्वचा का राज। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझसे जलते थे। एक सुबह मैंने दरवाजे से लोकल न्यूज़पेपर उठाया और हैरान रह गई ये देखकर कि मेरा चेहरा फ्रंट पेज पे था इस हेडलाइन के साथ, लड़की को मिला इटर्नल यूथ का सीक्रेट। बेब, यहाँ आओ और खिड़की के बाहर देखो जरा। मैं शॉक हो गई ये देख के कि हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने लोगों की भीड़ जमा थी और मुझे देखते ही वो सबके सब चिल्लाने लगे। क्या आपको फाउंटेन ऑफ यूथ मिल चुका है? बताइए कहाँ है? इतनी यंग दिखने के लिए आप क्या खाती है, बताइए मुझे। जवान त्वचा के लिए आपके एंटी एजिंग फॉर्मूला से हम करोड़पति बन सकते हैं। हमारी स्किन केयर कंपनी में काम कीजिए। ये तो पागलपन था और मुझे इस पर रोक लगानी थी। मैंने खिड़की खोली और सब शांत हो गए मेरी बात सुनने के लिए। सुनिए, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कंडीशन है जो मुझे बचपन से है और ये कोई वरदान नहीं है। पूरी जिंदगी मुझे कभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया। हाई स्कूल में मुझे हमेशा बुली किया गया। मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि हम जैसे भी हैं उसी में खुश रहें और हम बाकी सबको वैसे एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। थैंकफुली ये मैसेज बहुत सारे लोगों ने सुना और मुझे फिर कभी किसी ने तंग नहीं किया। फिर भी मैं काफी फेमस हो गई और लोग मुझे अक्सर बुलाते थे सेल्फ एक्सेप्टेंस और बुलिंग पर बात करने के लिए। एंड्रयू और मैं अब शादीशुदा हैं और हमारे 2 बच्चे हैं और वाकई में उन्हें बुरा नहीं लगता जब कोई कहता है कि मैं उनकी माँ नहीं लगती।